रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अजल उमर साइंस अकेडमी में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो पोल्यूटेंट्स के बारे में हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पोल्यूटेंट को डिफाइन करते हैं, फिर इसकी टाइप्स देखते हैं और मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो हम एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। नंबर 1 एयर पोल्यूटेंट्स, वाटर पोल्यूटेंट्स एंड लैंड पोल्यूटेंट्स। हमें पता है हमारे पास मादा भी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी तर्ज में आप समझ लें हमारे पास 3 टर्म्स है पोल्यूशन को जब हम डिफाइन करते हैं। पोल्यूशन कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि एडवर्स इफेक्ट एनवायरनमेंट पे काज करे, ठीक है। पोल्यूशन की डेफिनेशन में हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? पोल्यूटेंट आता है और कंटेमिनेंट। फिर अजाफी तौर पर एक टर्म है वो है जी पोर्टेबल, यानी कि मैं वाटर की टर्म्स में आपको समझाऊंगा कि पोल्यूटेंट वाटर, कंटेमिनेंट वाटर और पोर्टेबल वाटर में क्या फ़र्क है, इनके दरमियान आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लुक दैट हमारे पास जो पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट वाटर जो है ये नो यूज़, ना तो ये पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना इसको किसी भी पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी खाने में, आप कपड़े धोने में, नहाने, यानी इन पर्पसेस के लिए भी इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंड व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट? द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट इज दैट एनी वेस्ट मटेरियल दैट कैन पोल्यूट एयर, जो कि आलूदा करे हवा को, वाटर को, एंड लैंड, और लैंड यानी कि जमीन को जो है वो पोल्यूट करे, हम उसे कहते हैं, वो हमारे पास जो है पोल्यूटेंट होगा। फिर कंटेमिनेंट क्या होता है? कंटेमिनेंट वाटर ऐसा वाटर होता है नॉट फॉर ड्रिंक पर्पस, हम उसको पी नहीं सकते, लेकिन उसको खाने में जो है और नहाने में और कपड़े धोने वगैरह में, इन पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इम्प्योर हालत होती है पानी की। फिर हमारे पास हम देखते हैं पोर्टेबल वाटर क्या होता है? यूज्ड एज ड्रिंक, यानी कि हमारे पास ये जो है पानी की जो रिफाइंड बोतलें आती हैं, एक्वा, जो डिफरेंट नेम्स हैं पानी की, जो है ना कंपनियां वो बनाती हैं, वो हम यूज़ करते हैं, यानी कि वो अच्छे पीने के काबिल भी होते हैं। नेक्स्ट है ये, इसको यूज एज ड्रिंक किया जा सकता है। कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि कोई भी आलूदकार है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, वो कितनी ज़्यादा जो है आलूदगी पैदा कर सकता है और कितनी देर के लिए पैदा कर सकता है और किस शिद्दत की पैदा कर सकता है आलूदगी, वो हम 3 टर्म्स में समझेंगे। नंबर 1 केमिकल नेचर के लिहाज से, नंबर 2 कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार कितनी है, फिर परसिस्टेंस कि कितना वो लगातार चलता रहता है, उसका क्या है, दौरानिया क्या है। तो इस सबसे पहले देखें, अगर तो वो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा आलूदगी क्रिएट करेगा। केमिकल नेचर अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा इस तरह की जहरीली नेचर रखता है तो वो यानी कि ये कहाँ से पैदा होती हैं? ये इंडस्ट्रियल वेस्ट और इंडस्ट्रीज़ के इन्फ्लुएंस, यानी कि इंडस्ट्री से जो आलूदकार खारिज होते हैं वहाँ से पैदा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एयर पोल्यूशन को, हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला था हम एयर के बारे में, एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में इन डिटेल इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज, एयर पोल्यूशन इज द कंडीशन इन विच एयर कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स दैट मे हार्म, जो कि नुकसान पहुंचा सके लिविंग ऑर्गेनिज्म और डैमेज नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिंदा जानदारों और बेजान अशिया को जो है वो नुकसान पहुंचा सके, उसे हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन के तौर पर हमें उसको जानेंगे। यानी कि ये एयर का जो भी पार्टिकल जो है, जो भी जुज़ है, वो नुकसान पहुंचाएगा हमारे मुआशरे को, हमारी ज़िंदा अशिया को या बेजान अशिया को, तो उसे हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। हमने पढ़ा हुआ है, अंग्रेज़ी की जो कोटेशन है, इंग्लिश कोटेशन ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड,
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड के हम एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ की जो ज्यादती है वो बुरी है। यानी कि देख लें कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक हद तक उसकी परसेंटेज हमारे लिए यूजफुल है, जब वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है, उसके हमारे माशरे पर, हमारे इन्वायरमेंट पर बुरे असरात हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा गर्मी का बायस भी बन रही है, उससे समर ड्यूरेशन भी जो है वो लॉन्ग हो रहा है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। डिजीज़ क्रिएट होती हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन? पोल्यूशन से हमारे पास डिजीज़ काज होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एक्सेस में हो जाए तो इससे ये ज़्यादातर टेम्परेचर को रोके रखती है एटमॉस्फेयर में, तो उससे हमारे पास जो समर सीजन में प्रोलॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा उसका दौरानिया आ जाता है। आपने देखा है कि पहले 50-50 होती, 50% सर्दी होती थी, 50% गर्मी होती थी। आजकल क्या है, तकरीबन 8-9 मंथ जो है वो गर्मी के ही हैं, तकरीबन 3 माह आपको सर्दी के मिलते हैं, यानी कि वो इन इफेक्ट्स की वजह से है। फिर कोरोजन यानी कि जंग लगना, ऐसे वगैरह वगैरह चीज़ों को, ये बेजान चीज़ों पे पोल्यूशन का इफेक्ट हमने इसमें आ जाता है। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। नंबर 1 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, नंबर 2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। व्हाट अबाउट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होता है, सोर्स से सीधे इन्वायरमेंट में जाके घुस जाते हैं, जाके सीधे ही इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसमें हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं उसको देखते हैं जी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमारे पास ऑक्साइड्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, और इस तरह सल्फर के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। फिर अमोनिया और फ्लोरीन आ जाती है। इस तरह कार्बन आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास मीथेन है और ऑक्टेन है, यानी कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होंगे, ये आपने लिख लेना। फिर जब ऑक्साइड्स की बात करेंगे, ऑक्साइड्स में हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड को हम कॉक्स बोलते हैं, यानी कि एक्स लगा देते हैं आगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम आम लैंग्वेज में नॉक्स बोलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स को हम सॉक्स बोलते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसके साथ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगी है उसको हम मोनो मीना होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, जब मैं ट्राई बोलूंगा उसका मतलब है 3, जब मैं टेट्रा बोलूंगा उसका मतलब है 4, जब मैं पेंटा बोलूंगा उसका मतलब 5। ठीक है। नॉक्स में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, सॉक्स में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आ जाते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट पर इनकी जो ज़्यादा मिकदार है वो बुरे इफेक्ट क्रिएट करती है। नेक्स्ट हम बात कर लें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की। तो होता ये है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन होता है इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ के साथ, फिर हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। वो इन्वायरमेंट में मौजूद वाटर वेपर मीन्स टू से दैट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड की मजीद फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, द किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड बनता है विच इज द यानी बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इससे इमारतों के जो है वो पत्थर भी जो है मदम पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि पत्तों के रंग भी जर्द पड़ जाते हैं, और इंसानों और जानवरों पर भी बुरे असरात क्रिएट होते हैं इसके जब एसिड। ठीक है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। जब ये वाटर के साथ एनवायरनमेंट में जो मौजूद वाटर है उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाता है जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी पोल्यूटेंट फर्दर वाटर वेपर या किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट फिर बनाता है। नेक्स्ट है जी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने कॉक्स में पढ़ा। वो पानी के साथ रिएक्ट करके जो है हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड यानी कि एसिड रेन का बायस बनता है हमारे पास। ये जो मैं आपको जानवरों और इंसानों पर इफेक्ट बता रहा था, ज़मीन पे भी इसके बुरे असरात होते हैं, ज़रखेज़ी पे भी इफेक्ट आता है। फिर ये स्ट्रेटोस्फीयर में ये रिएक्शन होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है O3 इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है ऑन द अपर लेयर ओजोन जो है वो
टूटती है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है इन ऑक्सीजन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन। फिर इन द मिडल यानी कि मिडल में क्या होता है कि ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन मिलके फिर ओजोन बना देते हैं, यानी कि ये ओजोन बन जाती है, यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट ये मिलके ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पर है। नेक्स्ट है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेल, जिसको हम इन शॉर्ट PAN, प्राइमरी जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेल, ठीक है। व्हाट्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेल, उसका C2H3NO5, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं वो इधर डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सब हेडिंग है इस टॉपिक की वो ये है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, हवा के आलूदकारों की क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या ज़राए हैं, कहाँ कहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं। तो आज हम कॉक्स के जो हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नॉक्स और सॉक्स के सोर्सेज भी उसके असरात भी पढ़ेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर का जो 99% जो जुज़ है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। पिछले 60 सालों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। किस वजह से? बर्निंग की वजह से, कंबस्शन की वजह से, गाड़ियों की वजह से, और इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इनको खारिज करती हैं। सो इंडस्ट्री भी इसका बहुत बड़ा सोर्स है कॉक्स का। कंबस्शन से भी ये प्रोड्यूस होते हैं। कंबस्शन मीन्स बाय द, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है, जो हज़ारों साल पहले ज़मीन के नीचे दबी हुई चीज़ें थी उनसे जो है पेट्रोलियम वगैरह ये चीज़ें बन गई। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करती हैं। फॉसिल फ्यूल में हमारे पास आमतौर पर पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है। तो हमारे पास ये किस तरह सोर्स है, लेट अस डिस्कस अबाउट नेचुरल गैस। ये CH4 मीथेन है विच इज़ 80% 85% आपकी घरेलू यूज़ होने वाली गैस का जुज़ है। जब मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट से हम जो है वो घर के खाने वगैरह, हांडियाँ, पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें हम पकाते हैं, चिप्स निकालते हैं बच्चे, ठीक है, इंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारी सेहत पर, हमारी हेल्थ पर बहुत बुरे असरात हैं। इट काज वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, ऑन आवर बॉडी, ऑन आवर इन्वायरमेंट। सो नेक्स्ट इसका सोर्स, जो सेकंड सोर्स है कॉक्स का, वो वोल्केनिक एरप्शन है, यानी कि ये जलजला आना, आतिशफशां का फटना, ये ज़्यादातर जापान में होता है। जापान में ये बहुत ज़्यादा आतिशफशां लावे फटते हैं। वो जब बर्निंग होती है तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होते हैं। नेक्स्ट है डिके, तबाह होने से, यानी कि बॉडी जिंदा जानदार जब डिके होते हैं वहाँ से भी, और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से भी हमारे पास कॉक्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर्स। आपने देखा अमेरिका में आए दिन आप सुनते हैं कि इस जंगल में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी पिछले दिनों में, तो बहुत ज़्यादा जानदारों और जानवरों का नुकसान हुआ था और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का भी नुकसान हुआ था। मीन्स उसे अक्सर औकात हो जाता है कि बर्निंग, कोई शोला अगर लग गया तो जंगल में तो आग भड़क जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है वो जंगल में आग लग जाती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, उससे भी कॉक्स पैदा होते हैं। सो वो भी एक बिगेस्ट सोर्स है। फिर बर्निंग ऑफ वुड, ये इसी का सब टॉपिक है। मीन्स उसे जो हम अपने घरों में हमारी माएँ या बहनें जलाती हैं चूल्हे, तो अब तो गैस का दौर आ गया, लेकिन गांव, बहुत ज़्यादा जो गांव है वहाँ पे अभी भी गैस नहीं है, तो फिर पाथियाँ वगैरह वहाँ पे बाली जाती हैं, ठीक है। और 6 है बाय रेस्पिरेशन, जब सांस लेते हैं ना जानदार या जानवर, तो उससे भी जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। उसका किस तरह है? ग्लूकोज विच इज़ द बिगेस्ट एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो इसके साथ रिएक्ट करती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो कि जानदार लीव कर देते हैं, और वाटर प्रोड्यूस होता है, और ये एनर्जी
जिससे हम अपने सारे दिन के काम करते हैं, अपने सारे दिन की एक्टिविटीज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, रात को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो किस बलबोते पर पढ़ते हैं, वो यही एनर्जी के बलबोते पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप भी लेक्चर सुन रहे हैं अभी भी, तो अभी भी आप एनर्जी ही को यूज़ करके अपनी जो खाई हुई चीज़ थी उससे ग्लूकोज से रेस्पिरेशन हुई, रेस्पिरेशन से फिर आपको एनर्जी मिल रही है, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आज की जो कोटेशन है वो ये है, मुनज़्ज़म कोशिशें बेशुमार इनामात से नवाजती हैं। यानी कि इंसान जो है अपने दिन की एक्टिविटीज़ को और रात की एक्टिविटीज़ को मुनज़्ज़म कर ले, लिख ले, पैटर्न बना ले और फिर उसी के मुताबिक अपने आप को लेके चले, अपना मुहासबा करे। रात को सोने से पहले मुहासबा कर ले कि मैंने अपने दिन को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अपने जो मैनेज करें, आपने सैर किस वक्त करनी है, आपने खाना किस वक्त करना है, आपने तैयार होकर ऑफिस किस वक्त जाना है, आपने ऑफिस से रिटर्न कब होना है, आपने रिटर्न हो गया आपने मज़ीद जो है एक्टिविटीज़ को किस तरह करना है, आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बुक्स कब पढ़नी है, आपका हॉबी जो है उसको किस वक्त टाइम देना है। यानी कि इन तमाम आदात को, वो कहते हैं ना पहले आप आदात को बनाते हैं फिर आदात आपको बनाती हैं, यानी कि आते फिर आपको संवारती है। इंसान को अगर अच्छी आदतें पड़ जाए ना, अच्छे दोस्त मिल जाए, अच्छे सोबत मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करती हैं। अगर बुरी आदत पड़ जाए तो बुरे दोस्त मिल जाए, तुखम तासीर सोहबत का असर, तो इंसान पे बहुत बुरा असर होता है, तो इंसान का फ्यूचर इन लॉस हो जाता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।